Evening student, my name is Yogendra Kumar, lecturer from Mechanical Engineering, GL University Mathura. Today we are going to discuss about the new topic that is related to refrigeration and air conditioning system. So that is vapor compression refrigeration cycle. हम लोग आज vapor compression refrigeration cycle के लिए बात करेंगे, उसको प्रॉपरली समझेंगे, है ना। उसके क्या प्रोसेस होते हैं, उसमें उसका पीवी डायग्राम या टीएस डायग्राम क्या क्या होता है वो समझेंगे। और बेसिकली जो आपका VCRS है, मतलब इसे एक्चुअली इसकी जो आपका फुल फॉर्म होती है दैट इज वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, तो उसको हम जनरली जो आपको आता है वो VCRS के नाम से आता है और इसको वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज समझेंगे कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है। जो हमारे घर में फ्रिज लगा हुआ है तो उसका फंक्शनिंग क्या है, उसमें क्या क्या आपके एलिमेंट्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं हमारे उसमें सिस्टम में पूरा, और कैसे वो वर्क करता है। ठीक है, सो हम लोग बात करेंगे। तो नाउ मैं अभी इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे रिवर्स कार्नोट साइकिल की। रिवर्स कार्नोट साइकिल इज अ आइडियल साइकिल ऑफ एनी रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जिससे हम लोग अपने सारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम के जो साइकिल होते हैं उनको कंपेयर करते हैं और उनसे हम लोग जानते हैं, सीखते हैं कि कैसे हमारा सिस्टम काम करेगा, है ना। वैसे रिवर्स कार्नोट साइकिल जो है आपका प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मगर उसके बिहाफ पर हम और सारे साइकिल को कह सकते हैं एक तरीके से उसका एवेल्यूएशन करते हैं और ये चेक करते हैं कि हम लोग कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम एफिशिएंसी उससे गेन कर सकते हैं, है ना। जो हमारा साइकिल अपना प्रैक्टिकल साइकिल है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, चाहे हमारा बेल कॉनिवल साइकिल हो, चाहे हमारा ये VCRS हो या फिर VARS हो, तो हम लोग कैसे कैसे उस पर हम काम करते हैं ये सीखेंगे आज। तो मैं बात करता हूँ रिवर्स कार्नोट साइकिल की। देखिए ये हमारा एक पीवी डायग्राम मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ और उसी के साथ ये आपका TS डायग्राम है। और TS डायग्राम मतलब टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम हम जब बनाते हैं तो सबसे पहले हमें उसका जो कर्व है, ये कर्व मालूम होना चाहिए। देखिए ये कर्व जो है, ठीक है, तो यहाँ आपको इस कर्व में इंडिकेट होता है कि हमारा किस रीजन में, ये वाला रीजन जो होता है हमारा दैट इज कॉल्ड लिक्विड रीजन। ठीक है, यहाँ हमारा होता है लेटेंट हीट रीजन, यहाँ हमारा फेज चेंज होता है, और ये हमारा होता है सुपर हीटेड रीजन। तो सुपर हीटेड रीजन और हमारा लिक्विड रीजन, इन सब के बारे में हम लोगों को मालूम होना चाहिए पहले से ही। ये हमारा एक कर्व है जो कि आपका इंडिकेट करता है इन सारे रीजन को। ठीक है, तो देखिए ये जो आपको कर्व दिखाई दे रहा है स्क्वायर शेप में, दैट इज द कर्व फॉर रिवर्स कार्नोट साइकिल विच इंडिकेट सम बेसिक इंफॉर्मेशंस लाइक आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल हीट एक्सचेंज, आइसोथर्मल हीट एक्सचेंज। तो ये आपको इंडिकेट करता है कि हमारा यहाँ पर कैसे, जैसा कि मैंने स्टूडेंट आपको बताया पहले ही कि ये हमारा जो साइकिल है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, फिर भी हम लोग इसकी स्टडी करते हैं, है ना, क्योंकि हमें और सारे साइकिल को इससे कंपेयर करना होता है। तो देखिए जो आप प्रोसेस देख रहे हैं, मैं आपको सारी प्रोसेस दिखाता हूँ। ये देखिए अब एरो से देख रहे होंगे कि हमारा जो रिवर्स कार्नोट साइकिल है ये इस रिवर्स इसलिए है क्योंकि ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन करता है, या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका पूरा सिस्टम काम करता है। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड रिवर्स कार्नोट साइकिल। यदि आपका ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है तो वो कार्नोट साइकिल कहलाता है। ठीक है, कार्नोट साइकिल का हम लोग बात करते हैं हीट जनरेशन के लिए, जहाँ हमें एनर्जी जनरेशन के लिए, पावर जनरेशन के लिए, वो हमारा पावर जनरेशन साइकिल होता है। ये हमारा पावर कंज्यूमिंग या एनर्जी कंज्यूमिंग साइकिल है। ठीक है, रेफ्रिजरेशन साइकिल कौन सा होता है, जो हमारा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा इस चीज़ में कि जो हमारा साइकिल होगा क्लॉकवाइज वो एनर्जी जनरेटिंग साइकिल होगा, वहाँ हमें कहीं ना कहीं एनर्जी जनरेट करने को मिल रही होगी, पावर जनरेट करने को मिल रही होगी। और जहाँ हमारा एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम होता है, इसका मतलब यह है कि वो आपका पावर या एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है या कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, देखिए प्रोसेस की बात करें तो यहाँ आपका 1 2 3 4 4 प्रोसेस आपको दिख रहे हैं। 1 to 2 जो प्रोसेस है आपका दैट इज कॉल्ड आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। 2 to 3 आपका है आइसोथर्मल हीट एक्सचेंज। मतलब ऐसे यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि यहाँ हमारा जो आपका जो रेफ्रिजरेंट होगा उसकी जो फेज है वो चेंज हो जाएगी और इट विल बी कंडेंस्ड, मतलब कंडेंस्ड हो जाएगा वो और लिक्विड रीजन तक चला जाएगा। और उसके बाद हमारा आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, उसके बाद वो एक्सपेंड होगा। इसका मतलब क्या होगा, उसका प्रेशर ड्रॉप होगा, प्रेशर ड्रॉप होता है हमारा। और 4 to 1 हमारा क्या है, आइसोथर्मल हीट एक्सचेंज, यहाँ भी हमारा हीट एक्सचेंज होती है। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या होता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की हीट को एब्जॉर्ब करता है हमारा क्या,
रेफ्रिजरेंट जो हम यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेशन सिस्टम हमारा जो रेफ्रिजरेंट है, जो भी हम लिक्विड यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो आपका फ्रीऑन हो या कोई भी और गैस हो, ठीक है, तो हो सकता है वो गैस हो सकता है वो लिक्विड हो, तो हम जो भी यूज़ कर रहे हैं वो हमारा क्या होगा, यहाँ पर आपकी हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए प्रैक्टिकली पॉसिबल क्यों नहीं है ये साइकिल, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि हम रिवर्स कार्नोट साइकिल की जब बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन ये आती है कि हमारा जो कंप्रेशन प्रोसेस है, तो कंप्रेशन प्रोसेस हमारा टोटली यहाँ पर वेट रीजन में हो रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। कंप्रेशन हमारा वेट रीजन में पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम किसी भी लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते, है ना। प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली हम लिक्विड को उतना कंप्रेस नहीं कर सकते इतना हम लोग चाहते हैं, उसका प्रेशर हम इतना राइज नहीं कर सकते हम चाहते हैं। हाँ, यदि वो गैस की कंडीशन में होता, यदि वो गैसेस स्टेट में होता तो हम उसे कंप्रेस कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये पहला प्रोसेस ये आता है कि हमारा ये कंप्लीटली जो कंप्रेशन प्रोसेस है वो वेट रीजन में है, दैट इज ड्यू टू दिस प्रोसेस ये हमारा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दूसरा हमारा ये आता है कि आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। तो जब एक्सपेंशन हो रहा है, जब एक्सपेंशन हो रहा है तो वो आइसोट्रोपिक नहीं हो सकता। आइसोट्रोपिक का मतलब कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा, हाँ, आपका कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अमाउंट में आपका हीट एक्सचेंज होगा। वो कह सकते हैं कि आपका एक तरीके से ऐसा प्रोसेस है कि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। मतलब वो आपका एंथैल्पी चेंज ना हो ऐसा हो सकता है, एंथैल्पी आपका कॉन्सेंट्रेट हो सकता है, मगर एंट्रोपी चेंज ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि एंट्रोपी किसी भी सिस्टम की हमेशा इंक्रीज करती है, यदि वहाँ कोई भी थोड़ा सा फ्रिक्शन होगा या कोई हम फेस चेंज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे होंगे, तो वहाँ पर एंट्रोपी में चेंज आती है और एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं होती, याद रखिएगा कभी भी, ठीक है। तीसरा हमारा आइसोथर्मल हीट एक्सचेंज। तो जब हम हीट का एक्सचेंज कर रहे हैं तो ये भी हमारा आइसोथर्मल नहीं हो सकता कि हम लोग जब हीट एक्सचेंज कर रहे हों और हीट हमारा एक्सचेंज करते टाइम उसमें कोई टेम्परेचर में चेंज ना आए, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसी की वजह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा साइकिल है दैट इज ऑलमोस्ट इम्प्रैक्टिकल साइकिल है, दैट इज ऑलमोस्ट इम्प्रैक्टिकल साइकिल है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब बात करें हम डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम की, तो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो आपका होता है, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं डायग्राम में देख रहे हैं, तो डायग्राम आप जो देख रहे हो दैट इज डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो आपका यूज़ किया जाता है आजकल, हम अपने यूज कर रहे हैं इस सिस्टम को। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो आपका नीचे वाला पोर्शन है दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर कंप्रेसर है, जो कि हमारा फ्लूइड को कंप्रेस करता है। फ्लूइड को कंप्रेस करने के बाद हम लोग भेजते हैं कंडेंसर में। कंडेंसर में जाने के बाद क्या होता है, कंडेंसर आपका क्या होता है, फ्लूइड की जो आपकी फेज है उसको चेंज करता है। फेज चेंज करने के बाद हम इसका प्रेशर ड्रॉप करते हैं। प्रेशर ड्रॉप करने के लिए हम लोग यहाँ पर कैपिलरी ट्यूब यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, कैपिलरी ट्यूब यूज करते हैं। जो पतली पतली ट्यूब्स होती हैं वो दैट इज कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब। ये वाली जब ट्यूब देख रहे हो दैट इज कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब। और कैपिलरी ट्यूब के बाद हमारा जो फ्लूइड जाता है या फिर हमारा जो रेफ्रिजरेंट जाता है वो जाता है हमारा किसमें, एवापोरेटर में। जो आपको जो ये ऊपर वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन हम बोलते हैं एवापोरेटर। यहाँ हमारी एवापोरेटिंग कॉयल होती है जहाँ हम अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं ताकि हमारा जो हीट है प्रॉपर्ली वहाँ से एब्जॉर्ब कर लिया जाए और हमारा जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम ठंडा करना चाह रहे हैं वहाँ उसकी हीट निकलने के बाद उसे हम नॉर्मल टेम्परेचर पे या उससे बिलो टेम्परेचर पे या एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से कम पे उसे मेंटेन कर सके, ठीक है। ये हमारा थर्मल कंट्रोलर लगा होता है जो कि इंडिकेट करता है, जो कि यूज होता है कि हमें जो टेम्परेचर है वो कितना वेरी करना है या कितने टेम्परेचर तक हमें इस पर काम करना है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा सिस्टम है जो कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज़ किया जाता है। जनरली यही वाला सिस्टम यूज़ किया जाता है, ओके। अब बात करते हैं, ये आपका डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया एक तरीके से। अब बात करते हैं VCRS की। तो VCRS का यूज किया गया वो आपका उन प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए किया गया जो कि हमारे फेस की गई थी हमारे रिवर्स कार्नोट साइकिल में। तो VCRS क्या है, देखिए VCRS की बात करें तो VCRS के जो हमारे कंपोनेंट है दीज आर, हमारा सबसे पहला कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड कंप्रेसर, दूसरा आपका कंडेंसर हुआ, तीसरा आपका कैपिलरी ट्यूब या फिर आपका जो हम एक्सपेंशन करेंगे उसमें वो, ठीक है, एक्सपेंशन वाल्व, या और लास्ट हमारा क्या होता है एवापोरेटर। तो मैं इनके नाम देख लेता हूँ एक बार। एवापोरेटर का काम क्या होता है, एवापोरेटर हमारा जो होता है वो हीट को वहाँ से लेता है, जो आपकी हीट उस ऑब्जेक्ट में है उस हीट को वहाँ से लेता है, एब्जॉर्ब करता है। तो जो यहाँ पर Q2 आपको इंडिकेट किया हुआ है दैट Q2 हमारा क्या होगा, ये हमारा डिजायर इफेक्ट होगा जो हमें अचीव करना होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा हमारा जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो इफेक्टिव होगा, मतलब उसकी COP उतनी ज़्यादा होगी, है ना। जब भी हम बात करते हैं
कोई भी ऐसे सिस्टम की जो कि रिवर्स कार्नोट साइकिल पे बेस्ड हो, या हम लोग वहाँ पर एनर्जी को दे रहे हैं, एनर्जी ऑब्जर्वेशन साइकिल है, तो उस जगह हमेशा हम उसकी COP फाइंड करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो जो आपका सिस्टम है जिसकी हम COP निकालना चाह रहे हैं, तो हमारा जो डिजायर इफेक्ट होगा वो जितना ज़्यादा होगा उस सिस्टम का, उसकी COP उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हमारे कंपोनेंट देख लीजिए, ये आपका कंप्रेसर है, दूसरा हमारा कंडेंसर, तीसरा हमारा ये कैपिलरी ट्यूब, या ऐसे बोल सकते हैं हम लोग थ्रोटलिंग डिवाइस भी बोल सकते हैं इसे, चौथा हमारा है एवोपरेटर। ठीक है, अब ये कनेक्ट किस तरीके से होते हैं, देखिए हमारा सबसे पहले एवोपरेटर से कनेक्ट होता है कंप्रेसर, कंप्रेसर से कनेक्ट होता है हमारा कंडेंसर, कंडेंसर से कनेक्ट होता है हमारा ये कैपिलरी ट्यूब या थ्रोटलिंग डिवाइस जो भी हम यूज करेंगे, और चौथा हमारा होता है यहाँ पर ये कैपिलरी ट्यूब के बाद हमारा जो आपका कॉन्टैक्ट होता है वो एवोपरेटर से होता है। अब बात करें सबसे पहले, मान लीजिए कि हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो कैपिलरी ट्यूब के बाद की बात करें, क्यों हमारा जो एवापोरेटर में जा रहा है, तो बिफोर एवापोरेटर हमारे रेफ्रिजरेंट की कंडीशन कैसी होगी, तो जो हमारा रेफ्रिजरेंट होगा इट विल बी इन लिक्विड फॉर्म, वो किस में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, और उसका जो प्रेशर होगा वो लो प्रेशर होगा और टेम्परेचर भी उसका बहुत लो होगा। ठीक है, तो अब जैसे ही हम लोग यहाँ पर लो प्रेशर लो टेम्परेचर के रेफ्रिजरेंट को लिक्विड कंडीशन में पास कराएंगे, किसको, एवापोरेटर को देंगे, तो एवापोरेटर को जाने के बाद क्या होगा, एवापोरेटर से वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी हीट को एब्जॉर्ब करेगा। हीट को ऑब्जर्व करने के बाद क्या होगा कि उसकी जो कंडीशन है, उसकी जो फेज है वो चेंज हो जाएगी, इट विल कन्वर्ट इनटू वेपर फेज। तो क्या होगा आपका आफ्टर एवापोरेशन या बिफोर कंप्रेशन की बात करें, तो हमारा वो रेफ्रिजरेंट है वो आपका उसकी कंडीशन क्या होगी, उसकी कंडीशन ये होगी कि वो वेपर रेफ्रिजरेंट हो जाएगा, मतलब जो रेफ्रिजरेंट आपका लिक्विड था वो वेपर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और दूसरा हमारा यहाँ पर जो प्रेशर था वो प्रेशर में कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर हम सेम प्रेशर यूज करेंगे, तो लो प्रेशर ही हमारा रहेगा, मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रेशर में कोई चेंज नहीं है, और वैसे ही हमारे टेम्परेचर में भी यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा, वो बहुत कम आएगा, माइन्यूट चेंज आएगा, मगर आएगा थोड़ा सा आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस फ्लूइड को कंप्रेस करेंगे ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ कंप्रेसर। तो जब जैसे ही हम यहाँ पर कंप्रेसर को चलाने के लिए वर्क इनपुट देंगे, तभी हमारा कंप्रेसर काम करना शुरू करेगा, बिना किसी वर्क इनपुट के हमारा कंप्रेसर काम करना शुरू नहीं करेगा। तो इसलिए हमें यहाँ पर वर्क इनपुट देना होता है, क्योंकि ये पावर एब्जॉर्बिंग साइकिल है, इसलिए हमें कहीं ना कहीं वर्क को देना पड़ेगा। तो जब हमें वर्क सिस्टम में वर्क देना है, तो वो क्या होगा, हमारा वर्क एक तरीके से नेगेटिव वर्क होगा। सिस्टम से हमें वर्क जब मिलता है वो पॉजिटिव होता है, सिस्टम में वर्क हम देते हैं वो नेगेटिव वर्क होता है, हमेशा याद रखिएगा। मगर हीट के केस में ये उल्टा होता है, यदि आपको सिस्टम से हीट मिल रही है तो वो नेगेटिव है, और सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो वो पॉजिटिव है, ऐसा होता है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। अब उसके बाद जब हम कंप्रेस कर देंगे फ्लूइड को, तो फ्लूइड को मतलब आपका जो रेफ्रिजरेंट है, सॉरी अब वो फ्लूइड कंडीशन में नहीं है, वो किस में है, आपका वेपर कंडीशन में है आपका रेफ्रिजरेंट। तो रेफ्रिजरेंट को आपने जैसे ही कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद उसका फेज चेंज नहीं होगा, फेज तो उसका वही रहेगा, मगर इट विल कन्वर्ट इनटू हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर। तो उसका जो रीजन है वो एक तरीके से आपका सुपर हीटेड रीजन हो जाएगा, और सुपर हीटेड रीजन में आपका उसका जो प्रेशर है वो और टेम्परेचर है वो दोनों राइज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में रेफ्रिजरेंट यूज किया हुआ है उस रेफ्रिजरेंट को पास कराएंगे हम कंडेंसर से, और कंडेंसर क्या करेगा, उसकी फेज को चेंज कर देगा। कंडेंसर क्या करेगा, उसकी फेज को चेंज कर देगा, और फेज को चेंज करने के बाद क्या होगा, वो वेपर से आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और थोड़ा सा आपका टेम्परेचर भी चेंज होगा यहाँ पर, और प्रेशर एजिटेड रहेगा। तो प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए, प्रेशर को कम करने के लिए, अपने नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक लाने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, यहाँ पर कैपिलरी ट्यूब का यूज करना होता है, जो कि आपको दिखाई हुई है, या फिर थ्रॉटलिंग डिवाइस जो भी हम यूज करते हैं उसका यूज करना होता है। ठीक है, ये आपका हुआ VCRS साइकिल, पूरा प्रोसीजर हुआ इसका, कैसे काम करता है। दूसरा आप बात करते हैं इसके डिजायर इफेक्ट और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की, तो वो हमें मिलता है कहाँ से, एवापोरेटर से मिलता है। और अब बात करें इसकी COP की, तो COP का जो फॉर्मूला होता है दैट इज कॉल्ड डिजायर इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। COP विल बी इक्वल टू द डिजायर इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, तो इट विल बी नोटेड बाय COP इक्वल टू Q2 अपॉन W। Q2 क्या है मेरा, जो एवापोरेटर से हमें एनर्जी ऑब्जर्व करने को मिलेगी दैट इज कॉल्ड Q2, और जो आपका वर्क इनपुट है दैट इज W। ओके, अब बात करते हैं VCRS साइकिल की। जो हम बात करें तो हम इसे यदि इंडिकेट करें एक डायग्राम के थ्रू, तो जो हमारा साइकिल होता है उसको इंडिकेट करने के लिए डायग्राम के थ्रू इंडिकेट कर रहे हैं, तो हमारा जो प्रेशर और एंथैल्पी
कर्व हम यूज करते हैं यहाँ पर, पीएच डायग्राम इसे बोलते हैं। पीएच डायग्राम का जो कर्व होता है थोड़ा सा इस तरीके से बनता है, ठीक है, याद रखिएगा। पीएच डायग्राम का जो कर्व है वो अलग तरीके से बनता है और आपका टीएस डायग्राम का कर्व है वो अलग तरीके से बनता है। तो ये कर्व आपको मालूम हो गया कि पीएच डायग्राम के लिए जब हम कर्व बनाएंगे तो वो हमारा टीएस डायग्राम के जैसा नहीं होगा, थोड़ा सा वो चेंज होगा, ठीक है, जैसा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये दैट इज कॉल्ड पीएच डायग्राम कर्व। ये आपका याद रखिएगा, जब भी हम कर्व बनाएंगे तो पहले आपको ये वाला कर्व बनाना है, उसके बाद हम इस पर प्रोसेस दिखाएंगे। सबसे पहला प्रोसेस आपका हुआ कंप्रेशन वाला, ठीक है, जो कंप्रेसर से हम यूज करेंगे। तो 1 to 2 जो आपका प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड ये आपका कहलाएगा कंप्रेशन। दूसरा आपका होगा 2 से 3 तक जो आपका होगा कंडेंसन, यहाँ पर हम कंडेंसेशन करेंगे। तीसरा आपका होगा एक्सपेंशन और लास्ट 4 to 1 आपका होगा एवोपरेशन, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे डिजायर इफेक्ट की, तो डिजायर इफेक्ट मेरा क्या है यहाँ पर, एवोपरेशन मेरा डिजायर इफेक्ट है। तो डिजायर इफेक्ट की हम वैल्यू फाइंड करेंगे, वो भी हम एंथैल्पी के टर्म में फाइंड करेंगे। तो एंथैल्पी क्या होगी डिजायर इफेक्ट की, इट विल बी Q2 इक्वल टू H1 माइनस H4, क्योंकि यहाँ पर जो 1 पॉइंट है यहाँ पर हमारा, ये जो 1 पॉइंट है यहाँ पर हमारा क्या होगा, एंथैल्पी ज़्यादा होगी और 4 पॉइंट पर हमारी एंथैल्पी कम होगी। तो इसका जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड डिजायर इफेक्ट। और एवापोरेशन प्रोसेस में जो हमारा इफेक्ट हो रहा है दैट इज Q2 इक्वल टू H1 अपॉन H4। और जो वर्क इनपुट है हमारा WC वो कहाँ होता है, वो आपका होता है जहाँ आपको रेड लाइन से दिखाया हुआ है कंप्रेशन, तो वो आपका होगा WC इक्वल टू H2 माइनस H1, क्योंकि हमारा H2 की वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा है और H1 की वैल्यू हमारी कम है। ये आप देख सकते हो प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम पर, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, क्लियरली आप देख सकते हो इसमें कि हमारा जो वैल्यू है यहाँ पर H की वैल्यू यहाँ होगी, H1 की वैल्यू, और H2 की वैल्यू यहाँ होगी और ये H4 की वैल्यू यहाँ होगी, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये आपका हो गया डिजायर इफेक्ट। और 1 से 2 के बीच का जो आपका एंथैल्पी चेंज होगा दैट इज कॉल्ड वर्क इनपुट, ठीक है। तो हम इसी का यूज करेंगे। तो COP का फॉर्मूला क्या होता है, COP ऑफ VCRS विल बी इक्वल टू डिजायर इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो डिजायर इफेक्ट हमारा जो है वो हमारा क्या हुआ, H1 माइनस H4, और वर्क इनपुट क्या हुआ हमारा H2 माइनस H1, ठीक है। तो COP विल बी H1 माइनस H4 अपॉन H2 माइनस H1, ये हमारा COP हो गया, ठीक है। तो फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ साइकिल, कि हमारे साइकिल के इफेक्ट पैरामीटर्स में क्या चेंज आएगा यदि हम कुछ चेंज करना चाहें। तो हम वही आपका जो साइकिल है आपका पीएच कर्व जो है हम वही कर्व लेंगे और पीएच कर्व पे हम लोग मतलब प्रेशर एंथैल्पी कर्व पे हम लोग देखेंगे। तो हमारे जो प्रोसेस हो रही थी 1 2 3 4, तो इसमें हम देखिए यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, एक तरीके से ग्राफ बनाया हुआ है, और इसी ग्राफ के अकॉर्डिंग मैंने टेबल तैयार किया हूँ कि यदि मैं बात कर रहा हूँ प्रोसेस पैरामीटर की, यदि मैं एवोपरेशन प्रेशर को डिक्रीज कर रहा हूँ, मतलब जो आपका एवोपरेशन हो रहा है, यदि आपका ये जो आपका एवोपरेशन हो रहा है ये जिस प्रेशर पे हो रहा है, ठीक है, यदि इस प्रेशर को मैं थोड़ा ड्रॉप कर दूं तो प्रेशर को ड्रॉप करने पे क्या होगा, ये मेरा जो रीजन है, देखिए ये 4 वाला पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4 पॉइंट, और 1 वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो क्या होगा, जो हमारा पहले आपका एंथैल्पी में चेंज हो रहा था यहाँ से यहाँ तक, उस एंथैल्पी में चेंज आपका यहाँ पर कम होगा। इसका मतलब डिजायर इफेक्ट हमारा डिक्रीज होगा। और डिजायर इफेक्ट डिक्रीज होने के साथ साथ हमारा जो वर्क इनपुट है वो ये वाला कर्व है, ये हमारा क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जब हमारा किसी भी बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी सिस्टम का डिजायर इफेक्ट कम हो रहा है और वर्क इनपुट बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसके लिए हमारा जो COP की वैल्यू होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब जब भी हम चाहेंगे अपनी VCRS साइकिल में इम्प्रूवमेंट करना या उसकी COP को बढ़ाना, तो हम ये वाला प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे। दूसरा प्रोसेस हो सकता है कि कंडेंसन प्रेशर इंक्रीज। यदि कंडेंसेशन आप जो कर रहे हो, यहाँ पर कंडेंसर आप यूज किए हो, इसका प्रेशर हम इंक्रीज कर दें, यदि इसका प्रेशर हम इंक्रीज करेंगे, देखिए इसका प्रेशर मान लीजिए मैं यहाँ लेके आया, यहाँ हो गया, ठीक है, तो फिर क्या होगा, अब ये दोबारा से साइकिल आपका ये 7 इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ फिर अगेन क्या होगा, आपका ये डिजायर इफेक्ट जो है, ये वाला कंडीशन जो है वो कम हो जाएगा। जब डिजायर इफेक्ट दोबारा से कम होगा, इसका मतलब फिर भी ये हमारा साइकिल इफेक्टिव नहीं है, और आपका डिजायर इफेक्ट के साथ साथ दोबारा से आपका यहाँ जो आपका वर्क इनपुट है वो भी इंक्रीज होगा, क्योंकि हमारा साइकिल जो है कहाँ तक पहुँच जाएगा, यहाँ तक पहुँच जाएगा। इस तरीके से हम ये भी साइकिल यूज नहीं कर सकते, ये प्रोसेस भी हम यूज नहीं कर सकते अपने इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करने के लिए, COP को इंक्रीज करने के लिए। तो ये भी हमारा क्या होगा, यहाँ पर भी COP आपकी डिक्रीज होगी। तीसरा आ सकता है, तीसरा टर्म क्या हो सकता है, तीसरा हमारा हो सकता है सब कूलिंग। सब कूलिंग का मतलब ये है कि हम आपका जो कंडेंसर के बाद अपना जो फ्लूइड यूज कर रहे हैं उसको थोड़ा सा इस कर्व के आगे ले जाएं,
थोड़ा सा हम क्या करें, इस कर्व के आगे ले जाएं, मतलब इसको हम 3 पॉइंट को यहाँ लेके आएँ और यहाँ के बाद थोड़ा सा माइन्यूट लेके आए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लेके आएँ और उसके बाद फिर इससे क्या करें, एक्सपेंड करा हुआ। एक्सपेंड करने के बाद ये आपका मान लीजिए पोजीशन ये वाली गेन कर लेता है, 4 पॉइंट हमारा यहाँ कहीं आता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर हमारा ये जो डिजायर इफेक्ट है, ये जो रीजन है, ये रीजन आप देख रहे हो, दैट इज डिजायर इफेक्ट रीजन। तो ये रीजन क्या होगा, मेरा इंक्रीज हो जाएगा, मतलब पहले जो आपका हो रहा था उससे हमारा क्या है, डिजायर इफेक्ट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मगर यहाँ पर कंप्रेशन में, मतलब वर्क इनपुट में हमारा कोई चेंज नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा सा डिक्रीज ही होगा, बढ़ेगा नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर सब कूलिंग में हमारा क्या होगा, COP इंक्रीज होगी। तो और ये हमारा एक फ़ायदा हुआ कि हम यदि किसी भी साइकिल में सब कूलिंग करते हैं तो सब कूलिंग में हमारे COP जो है वो इंक्रीज होगी साइकिल की, ठीक है, VCRS के केस में। और लास्ट हमारा है सुपर हीटिंग। यदि हम सुपर हीटिंग कर रहे हैं, यदि हम लोग सुपर हीटिंग कर रहे हैं, सब कुछ सुपर हीटिंग मतलब कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपका जब हीटिंग कर रहा हूँ तो हीटिंग करने पर थोड़ा सा इस रीजन को और बढ़ा दूँ, ये 1 to 2 को थोड़ा सा और बढ़ा दूँ, ठीक है। जब बढ़ाऊँगा तो क्या होगा, यहाँ पर आपका ये जो वर्क इनपुट है ये हो सकता है कि आपका इंक्रीज करे और नहीं भी इंक्रीज करे। ये वैल्यू जो आपकी है वो शायद हो सकता है इक्वल रहे और थोड़ा सा इंक्रीज भी कर सकती है। मगर इस केस में जो आपका डिजायर इफेक्ट होगा ये क्लियर है कि ये आपका इंक्रीज करेगा, ये क्लियर है कि ये आपका इंक्रीज करेगा, ये आपका इंक्रीज करेगा, मगर ये हो सकता है कि इंक्रीज करे और न भी करे। तो उस केस में क्या करता है कि ये डिपेंड करता है हमारा क्वालिटी ऑफ रेफ्रिजरेंट पर, कि हम जो रेफ्रिजरेंट सिस्टम में रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। तो जब क्वालिटी की बात करेंगे तो उस समय हम कुछ कह नहीं सकते कि हमारा COP इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो यहाँ हम लोग न्यूट्रल रहेंगे इस केस में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो साइकिल है यहाँ पर उसकी COP हो सकता है कि इंक्रीज हो सकती है और डिक्रीज हो सकती है, मगर श्योरली हम नहीं कह सकते। ये डिपेंड करेगा हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो आपका रेफ्रिजरेंट यूज किया हुआ है उसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपरली एक टेबल बन के आया। तो उस टेबल के अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ कि जो सबकूलिंग है, सबकूलिंग यदि हम करते हैं किसी भी VCRS साइकिल में तो यहाँ चांस है और मतलब 100% आपका जो सिस्टम का COP होगा वो इंक्रीज होगा, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए, और क्योंकि सब्सक्राइब करोगे और शेयर करोगे तो क्या होगा, इससे आपकी वीडियो और थोड़ा सा इम्प्रूव होंगी और इसमें ये आपको रहेगा कि आप सब्सक्राइब करोगे चैनल को तो आपको और भी सारी वीडियो देखने को मेरी मिल जाएंगी, है ना। आपको टाइम पे टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, आपको अपडेट होता रहेगा कि मेरी नई वीडियो कौन सी आई है, किस टॉपिक पे आई है, तो वो भी आपको देखने को मिलता रहेगा। थैंक यू एवरीवन।